हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए सहायक होगा। तो इन 20 प्रश्नों को आप लोग को अच्छे से थोड़ा ध्यान से डिस्कशन सुनना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन कार्बनिक पोषक तत्व नहीं है। तो देखिए, कार्बनिक पोषक तत्व नहीं पूछ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा खनिज लवण। खनिज लवण जो है ये कार्बनिक पोषक तत्व नहीं है। देखिए, पोषक तत्वों की कुल संख्या 6 है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। जबकि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जो है ये कार्बनिक है, जबकि खनिज लवण और जल जो है ये आपका अकार्बनिक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, तो सेरिबेलम। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेरिबेलम जो है ये आपका ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। देखिए, और अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण पूछता तो आपका होता मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि हमारे शरीर में जो है मेडुला ऑब्लंगेटा ये पश्च मस्तिष्क से लेकर रीढ़ की हड्डियों तक जो है स्पाइनल कॉर्ड या मेरु रज्जु के रूप में पाया जाता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगेटा। देखिए, पहला ऑप्शन है आपका सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये सेरिब्रम और ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसी को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम का दूसरा का नाम है प्रमस्तिष्क, जबकि सेरिबेलम का दूसरा नाम है अनुमस्तिष्क। और सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का भाग है, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मस्तिष्क के चारों ओर के आवरण को क्या कहते हैं। तो मेनिंजेज। मस्तिष्क के चारों ओर के आवरण को जो है हम लोग मेनिंजेज कहते हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपका प्लूरल मेम्ब्रेन है, अर्थात फेफड़े के चारों ओर के भाग को प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन पेरिकार्डियम। तो हृदय के बाहर चारों ओर का जो आवरण होता है उसे हम लोग पेरिकार्डियम कहते हैं। मेनिंजेज, मस्तिष्क के बाहर चारों ओर जो का आवरण होता है, आवरण माने झिल्ली, उसे मेनिंजेज कहते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए पेरिटोनियम है। ये पेरिटोनियम जो है आपका किडनी यानी विरिक के बाहर चारों ओर के जो आवरण जो पाया जाता है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो चलिए आगे का क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। 3 तक हुआ है। अब देखिए, अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इधर। तो निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण नहीं है। यकृत वामस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये आपका यकृत है, लेकिन ये वामस्रावी ग्रंथि है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि में पूछेगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी होती है ये थायराइड होती है। और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए, तो पीनियल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मानव शरीर में जैविक घड़ी के रूप में जाना जाता है। सब डिस्कशन देखिए आपको हम ऑप्शन बाय ऑप्शन देते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है। एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिविरिक ग्रंथि भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह विरिक के ऊपर होता है एड्रिनल ग्रंथि, इसीलिए इसे अधिविरिक ग्रंथि कहा जाता है। और एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है, अर्थात एड्रीनलिन नामक हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है, और हमेशा एड्रिनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन नहीं निकलता है, अर्थात आपातकाल की स्थिति में निकलता है। आप बोलेंगे आपातकाल क्या है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको जब कभी गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा जो है आप डर जाते हैं, उस स्थिति में जो है आपका एड्रिनल ग्रंथि सक्रिय हो जाता है और एड्रीनलिन नामक हार्मोन निकलता है। चलिए, तो सबके बारे में आपको बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान क्या नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का उपयोग होना नहीं होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का उपयोग होना ये नहीं होता है। CO2 का उपयोग होना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। और चौथा ऑप्शन है नन, यानी कोई नहीं। तो इसका 5 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। प्लेनेरिया में मुख्यतः किस प्रकार का जनन देखने को मिलता है। तो प्लेनेरिया में जो होता है ये पुनर्जनन देखने को मिलता है। प्लेनेरिया में पुनर्जनन। अब ये पुनर्जनन का क्या मामला है, देखिए पुनर्जनन को ही कभी कभी अपखंडन लिखता है। तो वह जीव जिसका एगो भाग कटकर अलग हो जाता है और उसी टूटे अलग हुए भाग से
खोए हुए शरीर का फिर से जीव का निर्माण कर लेता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पुनर्जनन। यानी खोए हुए भाग से संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेने की प्रक्रिया पुनर्जनन कहलाता है, और ये मुख्यतः प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। देखिए अमीबा वगैरह में विखंडन देखने को मिलता है। देखिए दूसरा ऑप्शन जो आपका दिया है 6 का दूसरा ऑप्शन मुकुलन, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन यीस्ट और हाइड्रा में होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अमरबेल का पौधा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमरबेल के पौधे में परजीवी पोषण होता है, याद रखना। अमरबेल के पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? परजीवी। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जो है आंसर नंबर, देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो परजीवी। अमरबेल के पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है? तो ये आपका परजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखिए मनुष्य जो होता है प्राणी समपोषी के अंतर्गत मनुष्य आता है, और कवक बैक्टीरिया ये सब मृतजीवी पोषण करते हैं। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है जी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से है, अर्थात हृदय का जो दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद में लगा होता है पेस मेकर। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो 9 नंबर में है आपका मानव शरीर में हृदय के किस कोष्ठक में संपूर्ण रक्त का परिसंचरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बायां नीले। बायां नीले से जो है मानव शरीर का जो है संपूर्ण रक्त का परिसंचरण जो है तब बायां नीले से ही होता है, तो याद रखना है। मानव शरीर में हृदय के 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। देखिए दायां अलिंद में सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर के किस कोष्ठक में सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है? तो दायां अलिंद, और दायां अलिंद में ही लगा होता है पेसमेकर। देखिए बायां अलिंद में जो है आपका जो है फेफड़ा से शुद्ध रक्त जो है, ये नहीं बायां अलिंद, देखिए एक होता है दायां अलिंद और एक बायां अलिंद। तो दायां अलिंद में सारा अशुद्ध रक्त जमा होता है, जबकि फेफड़े से शुद्ध रक्त बायां अलिंद में आता है, और बायां नीले में जो है सारे शुद्ध रक्त का परिसंचरण संपूर्ण शरीर में होता है 120 की स्पीड से, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, रक्त क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 तरल संयोजी ऊतक, बिल्कुल सही बात है। तो रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को अब हम लोग देखेंगे। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी है? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है? किस पोषक तत्व से? तो कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से जो होता है जल्दी ऊर्जा मिलता है, जबकि अधिक ऊर्जा जो मिलता है वसा से मिलता है। 1 ग्राम वसा के विखंडन से 9.3 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत बोलेगा तो कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा का जल्दी बोलेगा, जल्दी ऊर्जा किससे मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए खिलाड़ियों को जो है एथलीट वर्ग के खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है ताकि ऊर्जा की प्राप्ति जल्दी हो सके, जबकि सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलता है वसा से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन मादा जनन हार्मोन नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है टेस्टोस्टेरोन, ये मादा जनन हार्मोन नहीं है। देखिए मादा जनन हार्मोन 3 गो है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये तीनों मादा जनन हार्मोन है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये आपका पुरुष जनक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका थायराइड है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है थायराइड होती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होती है, जबकि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि वामस्रावी ग्रंथि है, और थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का स्राव होता है और वामस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्राव होता है, और हमारे शरीर में हार्मोन का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए कोई भी नली नहीं होता, इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथि को नलिका विहीन ग्रंथि कहा जाता है। नाम फोड़ के पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड। जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पीयूष। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो अग्नाशय। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि अग्नाशय से एंजाइम भी निकलते हैं और अग्नाशय से हार्मोन भी निकलते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या बोल रहा है।
प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्रोटीन में आपका एमिनो अम्ल पाया जाता है। एमिनो अम्ल प्रोटीन में पाया जाता है। देखिए, प्रोटीन एक कार्बनिक पोषक तत्व है। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। सबसे पहली बात आपको याद रखना, प्रोटीन और वसा के पाचन की शुरुआत जो होती है, ये जो है मुख गुहा से नहीं होती, आमाशय से होती है। तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन रेनिन नामक एंजाइम करता है। यह प्रोटीन को पेप्सिन नामक एंजाइम करता है और यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। अब पेप्टोन का पाचन जो है, ये आपका जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। पेप्टोन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। अब पेप्टाइड का पाचन जो होता है इरेप्सिन नामक एंजाइम करता है और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो एमिनो अम्ल। तो पूछेगा प्रोटीन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल। चलिए आगे देखिए, निम्न में से पुरुष में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो पुरुषों में जो है XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों का लिंग निर्धारण जो होता है ये पिता के गुणसूत्र पर होता है, क्योंकि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, एक जोड़े गुणसूत्र अलग होते हैं, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, सबको समझ में आ रहा होगा आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, आगे का क्वेश्चन 16 नंबर में क्या है आपका, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग आपका वृक्क हो जाएगा। यह सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। वृक्क से मूत्र का उत्सर्जन होता है। फेफड़ा ये भी उत्सर्जी अंग है, अर्थात फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। त्वचा ये भी उत्सर्जी अंग है और त्वचा से पसीने का उत्सर्जन होता है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, मानव शरीर में सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग पूछेगा तो वृक्क, जबकि मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग पूछेगा तो त्वचा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। देखिए, मस्तिष्क और मेनिंजेस नामक झिल्ली के बीच एक द्रव होता है, इसी द्रव का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव। यह द्रव मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी चोट से बचाता है, सेरिब्रोस्पाइनल नामक द्रव। तो ये द्रव कहाँ पाए जाते हैं? तो मस्तिष्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वृक्क की इकाई क्या कहलाती है? तो वृक्क की इकाई आपका जो है नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क की इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या कहलाती है? न्यूरॉन। जबकि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। तो तीनों ऑप्शन बता दिए हैं। तो वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन याद रखना है, जबकि तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन और वृक्क की इकाई नेफ्रॉन। चलिए अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। चलिए 18 तक हुआ है।